होती है। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में होता है और फूड पॉइजनिंग गुड। और क्या हो सकता है? ओके, सो एंटीएमेटिक ड्रग्स में जो आई एम नॉट गोइंग टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव में इसमें आपको मेन जो भी आपके ड्रग्स हैं वो आने चाहिए, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, थेरेपेटिक यूजेस, और अगर कोई ड्रग का प्रिकॉशन होता है स्पेसिफिक तो दैट यू हैव टू नो। So there are many neurotransmitters involved in causation of vomiting. Number 1, histamine via H1 receptors, serotonin via 5-HT3 receptors, acetylcholine via muscarinic receptors and dopamine via D2 receptors. तो ये 4 रिसेप्टर्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द कॉजेशन ऑफ nausea and vomiting. So whatever drugs we are going to study today, they'll act either on one or the other receptor, these 4 receptors: histamine H1 से, serotonin 5-HT3 से, acetylcholine I'll tell you muscarinic receptor से, कौन सा वाला, dopamine via D2 receptors. So as we have already said, अपने को थोड़ा बहुत पता है ना, फिजियोलॉजी में ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, एक एमिटिक सेंटर होता है, एक CTZ होता है। कौन सा होता है जो ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है? CTZ इज आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो CTZ को स्टिमुलेट करना ज्यादा इजी है क्योंकि किसी भी इम्पल्स को, स्टिमुलस को ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करना, बिकॉज दैट इज अ वेरी टाइट जंक्शन। तो नॉट एवरीथिंग कैन पास द क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो एमिटिक सेंटर है और एक CTZ है। तो एक होता है कुछ हार्मोन्स जैसे कि मोस्ट कॉमन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में खाते हैं, दैट कैन कॉज नॉजिया, वॉमिटिंग, एजोटीमिया। देयर आर सर्टेन डिजीजेस व्हिच कैन कॉज वॉमिटिंग, एसोसिएटेड वॉमिटिंग उनका एक सिम्टम होता है। एजोटीमिया होता है, डायबिटीज होता है, देन ओपियोइड्स कैन कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी, ठीक है, कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है, जो भी हम ड्रग्स खाते हैं, इनफैक्ट जितनी भी एंटी कैंसर की जो ड्रग्स हैं, यानी कीमोथेरेपी या कैंसर कीमोथेरेपी, नॉजिया वॉमिटिंग इज अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट। एंड द मोस्ट एमिटोजेनिक, यानी जो सबसे ज्यादा वॉमिटिंग कराती है आउट ऑफ ऑल द एंटी कैंसर ड्रग्स इज सिस्प्लैटिन। आप बाद में भी सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग कराती है वो। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब अपन कीमोथेरेपी का साइकिल चलता है, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया होगा ना, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है तो एक तो होता है सर्जिकल रिमूवल, कि जो भी आपका प्राइमरी फोकस है उसको रिमूव कर दिया। सपोज लंग कैंसर है तो लंग का एक पार्ट निकाल दिया। अब जो सेकेंडरीज जगह जगह है, लिवर में है, किडनी में है, स्टमक में है, अलग अलग जगह, सारे ऑर्गन तो नहीं निकाल सकते, तो वो जो सेकेंडरीज हैं उनको हटाने के लिए हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देते हैं। दोनों का ही एडवर्स इफेक्ट होता है वॉमिटिंग। क्यों होता है वॉमिटिंग? क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज कैंसर सेल्स, दिस सेरोटोनिन इज वन ऑफ देम, और प्राइमरी जो आफ्रेंट इम्पल्सेस जाती हैं वो 5-HT3 की तरफ से जाती हैं। 5-HT3 रिसेप्टर इज इम्प्लीकेटेड इन दैट, तो वो आपको पेरिफेरल भी स्टिमुलेट करेगा, GIT को भी, और सेंट्रल भी, टू द CTZ एंड एमिटिक सेंटर टू कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। तो इसीलिए 5-HT3 के एंटागोनिस्ट अपन ने सेरोटोनिन में भी पढ़े थे, तो वो होते हैं। प्लस क्या होता है, कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है वो मल्टीपल साइकिल्स में चलती है। तो आज एक साइकिल थी, नाउ यू नो कि आफ्टर टेकिंग दिस ड्रग आई हैड दिस वॉमिटिंग, तो हमको एक साइकोलॉजिकली भी एक रहता है कि अब मैं ये खाऊंगा मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी, तो वो भी एसोसिएटेड जो ब्रेन का भी है। तो इसीलिए कई बार हमें एंजायोलाइटिक्स भी देनी पड़ती है, जो आपके, तो कई बार ये एंजायोलाइटिक्स भी हमको देने होते हैं। सो जनरल एनेस्थेटिक्स, आपने CNS पढ़ा, उसमें भी हमें सबको पता है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में अपन एंटीएमेटिक्स भी देते हैं। देन वेस्टिबुलर यानी जो अपना मोशन सिकनेस अपन बोल रहे हैं ना, बाय कॉजिंग दैट इम्बैलेंस इन द वेस्टिबुलर अपैरेटस, वो बैलेंस जो अपना बिगड़ता है उसकी वजह से कई बारी नॉजिया वॉमिटिंग होता है। कई बारी हम बहुत कुछ गंदा सा देख लेते हैं, डेड बॉडी है या, तो पीपल फील लाइक वॉमिटिंग हो जाता है, या वेरी बैड स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल आती है,
या हमने कुछ बहुत ही बिटर खा लिया या बहुत ही गंदा, तो भी वॉमिटिंग बच्चों में बहुत कॉमन होता है, तो वॉमिट कर देते हैं. देन hypotension and hypoxemia can also cause vomiting. So these are the various stimulus which can cause vomiting, और ये ultimately through various neurotransmitters या तो CTZ को stimulate करते हैं या emetic center को, और both. They both इन दोनों को करके ultimately nausea and vomiting करते हैं. So this we all know that there are two centers, emetic center and chemoreceptor trigger zone. Both are located near the floor of the fourth ventricle, close to the vital centers. Emetic center is within the blood-brain barrier, while CTZ is outside the blood-brain barrier. However, both of them are connected together. ठीक है, दोनों साथ साथ कनेक्टेड होते हैं. तो अगर CTZ को किसी ने स्टिमुलेट किया है तो वो एमेटिक सेंटर में भी इम्पल्सेस भेजेगा. So what is the pathophysiology of emesis? सबसे पहले वॉमिटिंग सेंटर जो आपका मेडुला पे होता है, वहां से स्मेल, खराब स्मेल है या खराब साइट है या थॉट है या एंटिसिपेटरी, बिकॉज जैसे मैंने बताया कीमोथेरेपी में है कि हमको पता है कि ये ड्रग खाने से मुझे बहुत वॉमिटिंग हुआ था लास्ट टाइम, तो एंटिसिपेटरी जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ एट कि आगे होगा तो वॉमिटिंग माइट अकर. देन कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन विच इज आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको मेनली स्टिमुलेट करता है कैंसर कीमोथेरेपी और ओपियोइड्स. और वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है जो अपना ईयर में, वहां पे मोशन सिकनेस की वजह से वो भी स्टिमुलेट करेगा वॉमिटिंग सेंटर को. फैरिंग्स एंड जीआईटी से आपने कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी का इफेक्ट हो सकता है, या कई बार गैस्ट्रोएंटराइटिस जो आप फूड पॉइजनिंग बोल रहे थे या आप एसिडिटी बोल रहे थे, हमें कारण पता होना चाहिए. एसिडिटी अगेन इज अ सिम्टम. रीजन क्या है? दैट इज गैस्ट्रोएंटराइटिस. हमने कुछ खा लिया, खराब खा लिया, इन्फेक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से, या पैरासिटिक है तो उसमें भी हमको वॉमिटिंग होएगा. और इन सब में जो अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व है ये आपको आने चाहिए. ठीक है. कीमोथेरेपी मेनली जो CTZ का है D2 5-HT3 न्यूरोकाइनिन 1, अपन पढ़ेंगे अभी न्यूरोकाइनिन 1. बहुत ही कम है, एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं, पर कई बारी अगर नहीं इफेक्ट आता है तो हमें NK1 एंटागोनिस्ट भी देने होते हैं, बिकॉज दिस ऑल्सो स्टिमुलेट्स द वॉमिटिंग सेंटर. यहाँ अपन सब एंटागोनिस्ट ही पढ़ेंगे, एगोनिस्ट बहुत कम होंगे. मेनली ऑल ऑफ देम विल बी एंटागोनिस्ट. सो एंटीएमेटिक ड्रग्स, दीज आर अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड टू कंट्रोल nausea and vomiting, but they provide only symptomatic relief. यानी वो सिर्फ उस nausea की फीलिंग को और उस vomiting को ठीक करेंगी. हमें कारण हटाना है तो we have to identify the reason, we have to identify the cause, and we have to remove the causative factor to have ultimate effect. यानी अगर कीमोथेरेपी से है या जनरल एनेस्थेटिक से है तो थोड़ी देर के लिए होगा, बट अगर आप जिया नहीं दोगे तभी उसकी nausea vomiting completely हटेगा. वरना जितना उसका हाफ लाइफ है, जितना उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, उतनी देर उसका एमएसएस ठीक रहेगा, नॉजिया ठीक रहेगा, वापस से आपको रिपीट करना पड़ेगा. सो इट विल नॉट क्योर, इट विल ओनली प्रोवाइड सिम्टोमैटिक रिलीफ. ऐसी और कौन सी ड्रग अभी आपने जीआईटी में पढ़ी जो क्योर नहीं करती है? पेप्टिक अल्सर ही पढ़ा है आपने? यस, एंटासिड. जो ये सिस्टमिक है, नॉन सिस्टमिक है, हम कौन सा देते हैं यूजुअली? सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक? व्हाई नॉट सिस्टमिक एंटासिड? नाम बताओ सिस्टमिक एंटासिड का. पिंक. वेरी गुड. क्यों नहीं देते हैं? यस, क्यों नहीं देते हैं सिस्टमिक एंटासिड? वो तो ज्यादा अच्छा होएगा, पूरी बॉडी में एंटासिडिटी वो अल्कलाइन कर देगा. क्यों नहीं देते? क्या साइड इफेक्ट? तो बहुत ही वेग सा बोला हमने. साइड इफेक्ट क्या? साइड इफेक्ट यस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस करेगा. CO2 जो रिटेंशन होएगा उसकी वजह से और ब्लोटिंग होएगा उसको, तो इसीलिए दे आर नॉट गिवन. एंड वी डोंट नीड सिस्टमिक एंटासिडिटी. हमें पूरी जगह एल्किलोसिस नहीं चाहिए, ठीक है, हमें तो सिर्फ हमारे जीआईटी में चाहिए. तो इसीलिए नॉन सिस्टमिक. और ये जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने नोट कर लिया है कि व्हाई aluminium and magnesium salts are used in combination, they are not used alone, कि खाली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे दिया या खाली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, दोनों को कॉम्बिनेशन में देते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. पेप्टिक अल्सर में से फुल क्वेश्चन आता है, तो आपको जरूर से अच्छे से पढ़ना है. केस बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको एक केस मिला है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस केस में कौन सी ड्रग हमको देनी चाहिए और कौन सी नहीं दोगे.
क्या आप पीपीआईज के साथ एंटासिड दोगे? नो, बिकॉज उनको एसिडिक पीएच चाहिए होता है पीपीआईज को, तो इसीलिए नहीं देंगे। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पेन, रिपल्सिव साइट, स्मेल्स या इमोशनल फैक्टर्स, कई बार इमोशनल, बहुत इमोशनल आउटबर्स्ट होता है तो भी वॉमिटिंग हो जाती है, दैट इज सब्जेक्टिव, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। सो आई गेस अपन ने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म पढ़ रखा है। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, इसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं ऑटोकॉइड्स में एंटीहिस्टामिनिक्स, पर कौन सी वाली हैं जो एंटीएमेटिक्स की तरह यूज होती हैं वो आपको नाम याद होने चाहिए, लाइक मेक्लिजीन, सिनेरेजीन, साइक्लिजीन, डाइमेनहाइड्रिनेट एंड डाइफेनहाइड्रिनाइट। नाउ हैविंग रेड a lot of chapters till now, जैसे CNS भी आपका कंप्लीट हो गया है, आपने वहाँ पे भी पढ़ा था कि कुछ एंटीहिस्टामिनिक्स अपन को एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए देने होते हैं। यस, ईपीएस कौन करता है, कौन सी ड्रग्स करती है? एंटीसाइकोटिक्स। कौन सी एंटीसाइकोटिक्स? टिपिकल, जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, तो उनसे ईपीएस होता है। तो कई बार हम मेनली तो एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, बट इन सर्टेन इंस्टेंसेस अपन एंटीहिस्टामिनिक्स भी देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कौन सी दोगे? जैसे मेक्लिजीन है, सी सिकनेस में दिया जाता है क्योंकि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत लंबा होता है, और यूजुअली अपन सी में लंबाई ट्रैवल करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हॉलीडे के लिए कोई जा रहा है या अगर कोई ड्यूटी पे है कि नेवल ऑफिसर है, नेवल ऑफिसर को तो डेफिनेटली नोजिया वॉमिटिंग नहीं होगा, वरना वो जॉब ही छोड़ देगा, पूरे टाइम तो नहीं खा सकता। सो जस्ट पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए कि वो बार बार गोली नहीं खा रहा है हर 2 घंटे में, तो हम एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का प्रेफर करेंगे। देन मस्करिनिक एंटागोनिस्ट हायोसिन और स्कोपोलामीन, हम पहले पढ़ चुके हैं ना, मोशन सिकनेस में हम इसे यूज करते हैं, पिन्ना के पीछे पैच लगता है, ठीक है, 1 to 3 days का इसका इफेक्ट होता है। देन सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रानिसेट्रॉन, पैलेनोसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन एंड रेमोसेट्रॉन, ये अपन ने 5-HT में पढ़ा था। सेम अगेन यहाँ पे भी आ गया कि ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट है और ये नोजिया और वॉमिटिंग, स्पेशली CINV, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। C फॉर कीमोथेरेपी, I से इंड्यूस्ड, N से नोजिया, V से वॉमिटिंग। CINV का ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं बहुत अर्ली एंड लेट। कई बार होता है कि विद इन 24 आवर्स हो जाता है कीमोथेरेपी के बाद CINV, कई बार लेट होता है आफ्टर 24 आवर्स। तो दोनों में ये यूज होते हैं। प्राइमरीली उसके लिए डेवलप हुए थे, बट अब तो पोस्ट ऑपरेटिव भी दे देते हैं। इनफैक्ट अपन लोग भी कई बार होता है तो हम एमिसेट ही खाना प्रेफर करते हैं कि क्यों खाएं, कुछ और जल्दी से इफेक्ट आ जाएगा। देन D2 एंटागोनिस्ट, इसमें आता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड लाइक मीटोक्लोप्रामाइड। मीटोक्लोप्रामाइड जरूर से याद रखना है, जो मैंने आपको रेगलान बताया था पहले, बहुत कॉमनली रैंटेक रेगलान सबको लगाते थे। तो रैंटेक इज रेनिटिडीन, क्या होता है वो? इतनी देर लगाते हो, अभी भी तो पढ़ा। H2 ब्लॉकर है, पेप्टिक अल्सर में देते हैं, और रेगलान इज मीटोक्लोप्रामाइड नोजिया वॉमिटिंग के लिए। सो ब्यूटायरोफिनॉन्स है नेक्स्ट, इसमें आता है डोमपेरिडोन और ड्रोपेरिडोल। एंड फिनोथायाजीन्स लाइक प्रोक्लोरपेराजीन, प्रोमीथाजीन एंड थाइथाइलपेराजीन। ये फिनोथायाजीन्स अपन ने पहले कहाँ सुना था ना हमने क्लासिफिकेशन में कहीं पे? मनदीप, कहाँ पढ़ा था हमने फिनोथायाजीन? सबसे पहला था, शुरू में ही पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, कई बार पढ़ा था। हाँ, क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? तेज बोलो ना। फिनोथायाजीन H1 ब्लॉकर्स नहीं। H1 तो एंटीहिस्टामिनिक बोल रहे हो ना तुम? नहीं, वो नहीं था। फिनोथायाजीन कहाँ थे? एंटी? नो। यस। एंटीकोलिनर्जिक? यस, एंटीसाइकोटिक में थे। क्लोरप्रोमाजीन देखो, प्रोक्लोरपेराजीन उसी जैसा नाम है, क्लोरप्रोमाजीन। ऐसे ही तुम्हें याद है हेलोपेरिडोल पढ़ा था? भेजो, क्या पढ़ा था? एंड एंटी
साइकोटिक में, तो उसी का भाई है ड्रोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक की तरह यूज, वो भी ब्यूटायरोफिनॉन था, ये भी ब्यूटायरोफिनॉन है, पर क्योंकि इसका सेलेक्टिव एक्शन है नॉजिया वॉमिटिंग में, तो ये यहाँ यूज होता है। तो आप जब पढ़ते हो ना, तो आपको लिखा जाता है, पहली लाइन केडीटी में यही लिखी होती है, इट इज अ कंजीनर, पर हम उसको देखने का मन नहीं करता हमें कि यार पीछे देखेंगे तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ जाएगा, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। बट ये अवॉइडेंस हटाओ, क्योंकि हमको एग्जाम में इसे फेस करना है। तो हम अगर अभी ही इसको अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे ना कि देखती हूँ मेरे को कितना याद है, एक बार तो देखो उसको, और बिकॉज तुमने एक टाइम सर रखा हुआ है कि मेरे को ये 2 घंटे में चैप्टर खत्म करना है, तो तुम उसको जल्दी ही देखोगे, तो दिमाग लगाकर देखोगे। तो डोंट अवॉइड इट कि हमने कोई एक ड्रग का नाम देखा, हमें लग रहा है कि हमने ये कहीं पढ़ी थी पर हमें याद नहीं आ रहा है, तो हम अपेंडिक्स में भी नहीं देखें पीछे, क्योंकि अपेंडिक्स में ही देखोगे तुम्हें तो याद है नहीं कि तुम्हें कौन सा चैप्टर खोलना है। पीछे देख लो और उसको एक बार ही देखो कि कहाँ कहाँ थी, और वो हर जगह लिखा है, तो जहाँ जहाँ वो इम्पोर्टेंट है वो सब जगह तुम्हें दिख जाएगी कि तुम्हें उसे याद रखना है। सो डोंट अवॉइड इट। Then cannabinoids like dronabinol or nabilon, glucocorticoids like dexamethasone, methylprednisolone, benzodiazepines like diazepam and lorazepam, and neurokinin 1 antagonist, इसमें ओरल होता है एप्रीपिटांट और आईवी होता है फॉस्फेप्रीपिटांट। ये जो 5th, 6th, 7th और 8th है ना, these are mainly used as adjuvant drugs। एडजुवेंट्स होती हैं प्राइमरीली, तो अपनी जो फर्स्ट 4 है वही है, इनको कई बार हम यूज करते हैं अलोंग विद दीज ऑन्डेंसेट्रॉन, अलोंग विद D2 एंटागोनिस्ट, क्योंकि जैसे बेंजोडाइजेपिन्स हैं, ये क्या करेंगी, एंजाइटी कम करेंगी, तो जो उसको एप्रीहेंशन है, जो एंटिसिपेशन की वजह से उसको नॉजिया हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। सो सिमिलरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का भी एडजुवेंट इफेक्ट होता है। सो कमिंग टू D2 एंटागोनिस्ट, D2 रिसेप्टर कौन सा तरह का होता है और कैसे काम करता है? अपन ने डोपामीन की 2 फैमिलीज पढ़ी थी, D1 फैमिली, D2 फैमिली इनहिबिटरी होती है, और D2 एंटागोनिस्ट हमने पहले कौन से पढ़े हैं? यस, एंटीसाइकोटिक्स, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स। नाम बोलो, 5 नाम बताओ। ड्रोपेरिडोल मत बोलो, ड्रोपेरिडोल तो यहाँ यूज होता है, ड्रोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक की तरह यूज ही नहीं होता है। यस, वेरी गुड। अभी अभी मैंने बोला था क्लोरप्रोमाजीन और फ्लूपेंथिक्सोल और पेनफ्लूरिडोल। ये याद क्यों नहीं है? क्योंकि हम रोज नहीं रिवाइज करते हैं, है ना। हमको कभी भी पूछा जाए, हमको उस क्लासिफिकेशन को इतना तो हो कि हम 50-60% उसको बोल सकें बिना रिवाइज करे भी। वो तभी आएगा जब अपन रोज देखते रहेंगे उसको। नहीं आ सकता, डेफिनेटली नहीं आ सकता तुम्हें, क्योंकि तुमने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं और तुम्हें ये 1 साल ही पढ़नी है, पर 1 साल के एंड में और बाद में नीट के लिए भी पढ़ना है, तो अभी भूलने का गुंजाइश नहीं है। फर्स्ट ईयर भी नहीं, सेकेंड ईयर भी नहीं, अभी जब तक पीजी नहीं हो जाता। उसके बाद जब तुम्हारी ब्रांच 1 हो जाएगी ना, फिर उसी का पढ़ना। अभी तुम्हें सारे 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सो D2 एंटागोनिस्ट हमने पहले भी पढ़े थे, वहां पे वो डोपामीन को ब्लॉक कर रहे थे इन द ब्रेन, यहाँ पे ये डोपामीन को ब्लॉक कर रहे हैं इन द GIT। इसमें आता है मीटोक्लोप्रोमाइड और ट्राइमेथोबेंजामाइड, डोमपेरिडोन एंड ड्रोपेरिडोल, प्रोक्लोरपेराजीन, प्रोमिथाजीन एंड थाइएथाइलपेराजीन। इसमें से मेनली आप मीटोक्लोप्रोमाइड विच इज अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड एंड ब्यूटायरोफिनॉल विच इज अ जिसमें डोमपेरिडोन आता है, इन दोनों का नाम याद रखना है, मीटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन, D2 एंटागोनिस्ट। हाउ डू दे एक्ट? ये पोटेंट एंटीएमेटिक और प्रोकाइनेटिक होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकाइनेटिक? प्रो मतलब हम बोलते हैं ना आजकल, ये तो बड़ा प्रो है यार, तो उसको तो सब आता है। प्रो मतलब जो एक्सपर्ट है, और काइनेसिस मतलब मोटिलिटी। तो प्रोकाइनेटिक। वॉमिटिंग यूजुअली क्यों होता है? कई बार होता है हमने बहुत सारा खा लिया है ना, हम बुफे में जाके इतना खा के आ गए हैं कि अब हमसे बैठा भी नहीं जा रहा है और हमारे यहाँ तक खाना है, तो
जब तक आपके स्टमक में है तो आपको वॉमिटिंग हो सकता है। वंस इट रीचेस इवैक्यूएशन हो जाएगा स्टमक का, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो वहां से निकल कर तो नहीं आएगा वॉमिट होने, तो प्रोकाइनेटिक मतलब वो मोटिलिटी बढ़ा देगा जीआईटी की। तो जो रिफ्लक्स हो रहा है, कई बारी जीईआरडी हो रहा है जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकता है, या एक्सेसिव उसकी वजह से है, स्टमक में कुछ अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो वो ठीक हो जाएगा। सो इट ब्लॉक्स D2 रिसेप्टर्स इन CTZ ऑफ द मेडुला। ठीक है, ये तो है एंटीएमेटिक इफेक्ट। प्रोकाइनेटिक कैसे है? इट सेलेक्टिवली स्टिमुलेट्स द मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी। जीआईटी की मोटिलिटी कैसे बढ़ती है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है ना जीआईटी में अपना खुद का, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो यस, एसिटाइल कोलिन मोटिलिटी बढ़ाता है ना। नर्व ऑफ एम्प्टिंग पैरासिम्पेथेटिक, नर्व ऑफ फिलिंग सिंपेथेटिक। कैसे भूल गए थे? इतनी देर क्यों लगाई बताने में, एक नहीं बताया। अगर शेर आएगा तो हम तो नहीं जाएंगे ना लू, सिंपैथेटिक सिस्टम तो नहीं जाने देगा, ब्लैडर नहीं इवैक्यूएट करेगा, ना मोटिलिटी बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक, घर में जब हम होंगे तभी हम प्रेफर, हम घर से निकलते हैं तो भी हम एक बार वॉशरूम जाके आए, तो पैरासिम्पैथेटिक। तो ये क्या करता है, नॉर्मली डोपामीन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है ऑन द कोलिनर्जिक सिस्टम। जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है जीआईटी का, है ना, उसमें कोलिनर्जिक है, वो उसकी मोटिलिटी बढ़ाएगा और एम्प्टिंग करेगा। डोपामीन उसको रोक के रखता है, इनहिबिट करता है कि नहीं तुम नहीं काम करोगे। सो दिस D2 ब्लॉकर विल इनहिबिट, वो हटा देगा उस इनहिबिशन को कि आप काम करो, और इसकी मोटिलिटी बढ़ा देगा। तो जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से प्रोकाइनेटिक मोश एक्शन आ जाएगा। सो वेयर इट इज यूज्ड as a potent antiemetic, it is used to control nausea and vomiting due to uremia, due to radiotherapy, due to viral gastroenteritis और hepatobiliary disease, due to cancer chemotherapy। माइग्रेन में कई बार वॉमिटिंग होती है, वहां पे भी ये यूज हो सकता है, और पोस्ट ऑपरेटिवली एंड प्री ऑपरेटिवली। पोस्ट ऑपरेटिवली जीए जनरल एनेस्थेटिक देने की वजह से, प्री ऑपरेटिवली एंजाइटी और एप्रीहेंशन की वजह से वॉमिटिंग हो जाता है। तो आपको ये नहीं लिखना है कि वो नॉजिया और वॉमिटिंग में, वो तो सारी यूज हो रही हैं, किस वजह की वॉमिटिंग है जिसकी वजह से ये कहाँ ये यूज हो रहा है, तो वो कारण आना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, वॉमिटिंग ड्यू टू विच। और ये तो हमें याद ही है कि इट जस्ट प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ, इट विल नॉट रिमूव द कॉज। वो उसका यूरेमिया ठीक नहीं कर देगा। यूरेमिया ठीक करने के लिए हमको दूसरे मोडालिटीज लेनी है, बट वो उससे एसोसिएटेड जो वॉमिटिंग है उसको वो ठीक कर देगा। चले आगे। सो एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट इट इज यूजफुल इन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। रिफ्लक्स हो जाता है कई बार फूड कंटेंट्स का, कि इसोफेगस से स्टमक, मुंह में भी आ रहा है कई बार। सो अगेन इट प्रोवाइड्स ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ एंड इट मे बी कंबाइंड विद एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स इन सम रिफ्रैक्टरी केसेस। जीईआरडी में रिफ्लक्स को कम करेगा। देन इम्पेयर्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एम्प्टिंग, कई बार होता है कि स्टमक एम्प्टिंग ही नहीं हो रहा, लाइक आफ्टर सर्जरी। सर्जरी में हमने इतना मैनिपुलेट किया गट को कि, या फिर कई बार होता है वेगोटोमी कर दिया आपने, वेगस का कहीं ना कहीं से कुछ कट कर दिया, या एंट्रेक्टोमी करी है, एंट्रम हटा दिया है स्टमक का, या डायबिटिक गैस्ट्रोपेरोसिस। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरोसिस का मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में जो न्यूरोपैथी होती है उसकी वजह से गैस्ट्रिक का वो जो स्टमक है उसका पैरालिसिस हो गया, नर्व्स वगैरह काम ही नहीं कर रही हैं, तो एम्प्टिंग ही नहीं हो पा रही है, तो वहां पे अगेन प्रोकाइनेटिक की तरह ये यूज होएगा। देन टू प्रमोट एडवांसमेंट ऑफ नेजो एंटेरिक ट्यूब, कई बार हम एनजी ट्यूब डालते हैं नाक से स्टमक में, तो वो नहीं जा रही है, तो प्रोकाइनेटिक एजेंट दे दोगे तो वो मोटिलिटी बढ़ा के फटाफट चली जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ क्लियर है कि एकदम पाइप डाला और अंदर गया, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। पेप्टिक अल्सर नहीं है, बट जस्ट इट है, उसको एसिडिटी है, इनडाइजेशन है, तो वहां पे भी डिस्पेप्सिया में वो इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि वो स्टमक का एम्प्टिंग करा देगा, अब्जॉर्प्शन हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू। सो एज अ एंटीएमेटिक का यूज हो रहा है, एज अ प्रोकाइनेटिक का यूज हो रहा है, क्लियर हो गया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग अलग है। अब एडवर्स इफेक्ट तुम बताओ मुझे, क्योंकि तुम D2 ब्लॉकर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तुमने पढ़े ना, अभी तुमने बोला फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइड। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स में क्या क्या आते हैं?
सबसे पहला अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। अगर अपन अभी पूरा नाम नहीं बोलेंगे तो बाद में तो डिस्टोनिया भी नहीं याद रहेगा, टोनिया टोनिया रह जाएगा। अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया और एकाथीजिया और पार्किंसोनिज्म और मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और कौन सी ड्रग है जो मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करती है? कौन सा एनेस्थेटिक? ऐसे थोड़ी होता है, मैंने तो ड्रग पूछा है, हम क्लास थोड़ी बोल सकते हैं। नाम बोलो। ड्रग डैंट्रोलिन, वेरी गुड। तो वो डैंट्रोलिन सेंट्रली एक्टिंग होती है, डैंट्रोलिन डी से शुरू होता है, वो डायरेक्टली एक्टिंग होती है, ठीक है। डी से डी क्या देते हैं अपन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए? मेरा फोन साइलेंट पे है पर बच्चों का नहीं है, कितनी अच्छी बात है ना, कितने डिसिप्लिन्ड है सब। यस, क्या देते हैं? डैंट्रोलिन मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया करती है? बोल भी नहीं रहा है कोई। कौन सी ड्रग करती है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? हाँ, यस। और क्यों होता है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया? ठीक है, और इसके बताओ। चलो अब अपन हर जगह नहीं जा सकते। और D2 एंटागोनिस्ट के एडवर्स इफेक्ट्स? यस। और जब भी अपन हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया बोलेंगे ना, उसके साथ एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी साथ साथ बोलेंगे, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो है उसके साथ वो होएगा ही सही। सो इसमें कुछ खास नहीं है, ये अपन छोड़ देते हैं। ओरली दे सकते हैं हम सारी ड्रग्स। इट अंडरगोज अ हाई डिग्री ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये यूरिन में भी सिक्रीट होता है, ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क। तो एडवर्स इफेक्ट्स हैं सबसे पहला एक्स्ट्रा पिरामिडल रिएक्शन, जैसे कि रेस्टलेसनेस, अक्यूट मसल डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म। कैसे ठीक करते हैं हम ये जितने EPS हैं? तुम बताओ, क्या नाम है इसका? आर्यन। नाम बोलो, क्या है, क्या ड्रग्स देंगे अपन EPS ठीक करने के लिए? आप बताओ, पीछे से सेकंड गर्ल कॉर्नर में जो है, इधर चेक्स कुर्ता। Anyone from this side? और दो यार, 3 नाम है ना। प्रोप्रेनोल, कुछ भी बोलेंगे अपन। हाँ, गुड। और यस, वेरी गुड। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल का ही नाम बेंजेक्सोल भी होता है, प्रोसाइक्लिडिन, बिपेरिडिन और यस, ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स ही दोगे। अगर आपसे कोई ये पूछे, बैठ जाओ, पढ़ो थोड़ा, है ना, पढ़ो। अगर कोई पूछे कि भाई एंटीकोलिनर्जिक ही देना है तो एट्रोपिन क्यों नहीं दे देते हो, या फिर ग्लाइकोपाइरोलेट क्यों नहीं दे देते हो? क्योंकि ये ब्रेन में हो रहे हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना उसको ज्यादा जरूरी है। और एट्रोपिन से इतने सारे और नॉन स्पेसिफिक है, वो सब जगह एंटीकोलिनर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स कर देगा, हमें वो जरूरत ही नहीं है ना। वो वहां पे ड्राई माउथ भी कर देगा, वो वहां पे उसको इम्पेयर्ड इजैकुलेशन, इम्पेयर्ड यूरिनेशन, तो उसका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि एल्डरली होगा यूजुअली। कई बार जहाँ हम देते हैं एंटीसाइकोटिक, तो इतने सारे हमें नहीं चाहिए। फोटोफोबिया होएगा, ब्लर्ड विजन हो जाएगा। तो हम सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, बिकॉज देयर इज इम्बैलेंस, क्योंकि EPS इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने डोपामीन को ब्लॉक कर दिया, तो कोलिनर्जिक ओवर एक्टिविटी हो रही है। सो इट इज आइट्रोजेनिक पार्किंसोनिज्म जो यहाँ हो रहा है, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। आपके एक बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म पे क्वेश्चन आया था। तो वो नहीं है कि बीमारी हो रही है, ये ड्रग इंड्यूस्ड है। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एक एंटीसाइकोटिक सारी, और एक मीटोक्लोप्रोमाइड। ऑलराइट, देन बाउल अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है। प्लीज नोजिया वॉमिटिंग नहीं लिखना है यहाँ पे, ये याद रखना। हाँ, देन ड्राउजीनेस एंड फटीग। यूजुअली हमने सबने देखा है, हम एंटीएमेटिक खाते हैं तो नींद आ जाती है ना। ड्राउजीनेस होता है, डिजीनेस होता है, गैलेक्टोरिया, गायनेकोमेजिया एंड मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, ऑल ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल्स।
चले आगे? यस, चले? ओके, सो फिनोथायजीन्स में आते हैं प्रोक्लोरपेराजीन, प्रोमिथाजीन एंड थाइथाइलपेराजीन। ये मेनली एंटीसाइकोटिक्स होते हैं, बट दे हैव पोटेंट एंटीएमेटिक प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज दे ब्लॉक ड्यू टू एंटा ब्लॉकर, ड्यू टू रिसेप्टर, और एंटी मस्करिनिक भी है, दोनों है, इसीलिए इनकी एंटीएमेटिक एक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंटीसाइकोटिक। तो इसीलिए ये तीनों ड्रग्स मेनली एंटीएमेटिक की तरह यूज होती हैं। इन सेडेटिव भी होती हैं क्योंकि ये H1 एंटीहिस्टामिनिक ब्लॉकर होती है। एंड द मेन एडवर्स इफेक्ट्स आर अगेन EPS, एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स, सेडेशन एंड पोस्चुरल हाइपोटेंशन। कौन सी ड्रग है जो नंबर 1 पे बोलोगे विच कॉजेज पोस्चुरल हाइपोटेंशन? नंबर 1 पे जो बोलोगे, पढ़ चुके हो? अल्फा 1 ब्लॉकर, प्राजोसिन। सबसे पहली ड्रग जो लीवोडोपा भी होती है, पर पहली जो हम शुरू करेंगे वो हम प्राजोसिन से ही करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं हम तभी पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि आप इसको रात को लेना सोते वक्त, और आप एकदम से है ना नहीं उठना झटके से। अगर आप सो रहे हो तो पहले पैर नीचे लटकाना, 5-10 सेकंड रुकना, फिर एक धीरे से उठना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ ये जो है डोमपेरिडोन और ड्रोपेरिडोल, इनका और उसका क्या फर्क है? मीटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, मैंने कहा ना 2 याद रखनी है हमको D2 एंटागोनिस्ट में। Yes, it does not cross the blood-brain barrier. So it only blocks dopamine in chemoreceptor trigger zone where blood-brain barrier is leaky. जहाँ पे leaky होगा वहीं पर, otherwise it usually does not cross. It is also used as antiemetic and prokinetic agent and also for पोस्टपार्टम लैक्टेशन स्टिमुलेशन। कई बार ये होता है कि आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन नहीं हो रहा है फीमेल्स में, सो डोपामीन का ब्लॉकर है। तो डोपामीन और प्रोलैक्टिन का इनवर्स रिलेशन होता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है ना। डोपामीन अगर बढ़ रहा है तो प्रोलैक्टिन कम होएगा, डोपामीन कम हो रहा है तो प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। तो ये डोपामीन को ब्लॉक कर रही है ना, इट विल कॉज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, सो दैट विल बी यूज्ड इन मिल्क सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी। तो कई बारी वहां पे हम यूज करते हैं। सो विच इज अ बेटर एंटीएमेटिक, मीटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन? व्हाई? तो सेंट्रल EPS ही नहीं होएगा, ठीक है। सो एज CTZ इज आउटसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, बोथ हैव एंटीएमेटिक इफेक्ट्स, बट क्योंकि मीटोक्लोप्रोमाइड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है वो EPS ज्यादा करेगा, तो वो अपन को जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ नॉजिया वॉमिटिंग ठीक करना है। सो डोमपेरिडोन विल हैव बेटर पेशेंट कंप्लायंस, वो बेटर टॉलरेटेड होगी, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कहीं उसे डिस्टोनिया हो रहा है, एकाथीजिया हो रहा है, वो सब देखा हुआ है, क्लैरिटी है सारे सिम्टम्स में ना, क्या क्या होता है। व्हाट इज टार्डिव डिस्काइनेसिया? आर्यन करो। डिस्काइनेसिया उससे क्या पूछ रहे हो, वो थोड़ी तुम। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या होता है? स्पेलिंग बताओ टार्डिव की। GIT में होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया? GIT में ही नहीं हूँ, क्या नहीं पढ़ा? क्या कहाँ होता है ये बताओ पहले, कौन से चैप्टर में है? क्या होता है टार्डिव डिस्काइनेसिया? इट इज यूजुअली सीन इन एल्डरली फीमेल्स। अगर आपने कभी देखा हो जो बहुत बुजुर्ग सी फीमेल्स होती हैं, वो बात करते करते करती रहती हैं, चूइंग एंड पाउटिंग एंड पफिंग, तो वो टार्डिव डिस्काइनेसिया होता है, ठीक है। मस्कुलर डिस्टोनिया इज ग्रिमेसिंग, यूं ही इधर हो गया, टॉर्टिकोलिस हो गया, दैट इज अक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया। अकाथीजिया बैठ नहीं पाएगा, वो बैठ जाओ हिलता रहेगा, क्या हो गया, ये करना है वो करना है, दैट इज अकाथीजिया। ओके, नाउ कमिंग टू सेलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट, इसमें आता है ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, डोलासेट्रॉन एंड पैलिनोसेट्रॉन। How do they act? They act as antiemetic by selectively blocking central 5-HT3 receptors in the vomiting center and CTZ, और पेरिफेरी में भी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं क्योंकि afferent nerve fibers जो GIT से जा रही हैं उनको भी ब्लॉक करते हैं। So they both have central as well as peripheral action. So antiemetic effect is restricted to emesis,
caused by vagal stimulation and कीमोथेरेपी। जो वेगल स्टिमुलेशन हो रहा है पोस्ट ऑपरेटिवली उसको ये बंद करेगा और कीमोथेरेपी इंड्यूस नॉजिया वॉमिटिंग में भी ये यूज होता है। पैलिनोसिट्रॉन इज अ न्यूअर ड्रग विद ग्रेटर एफिनिटी फॉर 5-HT3 रिसेप्टर और इसकी हाफ लाइफ भी ज्यादा होती है। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी होता है, अपन यूजुअली ऑन्डेंसेट्रॉन ही खाते हैं। दे हैव नो इफेक्ट ऑन डोपामीन एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स। तो ना एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आएंगे ना ईपीएस का रिस्क है, तो इतना अच्छा पेशेंट कंप्लायंस है, इसीलिए दे आर बेटर प्रेफर्ड, क्योंकि दोनों तरह से ये ब्लॉक करता है, सेंट्रल एक्शन से भी पेरिफेरल एक्शन से भी, और एडवर्स इफेक्ट्स भी कुछ खास नहीं है, तो इसीलिए ऑन्डेंसेट्रॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द नॉजिया एंड वॉमिटिंग। इसमें कुछ नहीं है, ये तो फार्माकोकाइनेटिक्स खुद से पढ़ लेना। नाउ यूजेस आर नंबर 1 CINV, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया वॉमिटिंग, सबसे पहला। सो प्राइमरी एजेंट्स है प्रिवेंशन ऑफ अक्यूट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जो विद इन 24 आवर्स हो रहा है। सो यूजुअली ये अकेली ही बहुत यूजफुल होती है, पर कई बारी अपन इसके साथ जो बाद में पढ़ेंगे ना एडजुवेंट ड्रग्स, वो भी दे देते हैं टू इंक्रीज द एफिकेसी, अदरवाइज अलोन इट इज वेरी एफिकेशियस। देन इन अदर सेकेंड इज टू प्रिवेंट डिलेड नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जो 24 आवर्स के बाद में हो रही है कीमोथेरेपी के। सो वहां पे अपन इसे यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन विद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्योंकि वो दोनों भी अलग अलग रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती हैं, तो बेटर एक्शन आ जाता है। क्योंकि कई बार होता है कि 5-HT3 इज नॉट मीडिएटिंग दोज दैट नॉजिया एंड वॉमिटिंग, तो वहां पे ये यूजफुल होती हैं। It is also useful in post-operative and post-radiation nausea and vomiting, कि रेडियोथेरेपी के बाद की और पोस्ट ऑपरेटिवली जो नोजिया वॉमिटिंग होता है वहां पे भी, जैसा अब आप बोल रहे हो, आपने सबने एमिसेट ही देखा है लिखा हुआ नोट्स में, तो पोस्ट ऑपरेटिवली अब अपन इसी को ही प्रेफर करते हैं। देयर वाज अ टाइम जब मीटोक्लोप्रोमाइड दी जाती थी। So it has a very good safety profile. Headache, dizziness and constipation are the only adverse effects, और dolasetron है that can cause prolongation of QT interval. Drug interactions में enzyme inhibitors में decrease its hepatic clearance. enzyme inhibitors के नाम कौन बताएगा? Microsomal enzyme inhibitors और cimetidine, yes, कीटोकोनाजोल और हेलो क्लास है मेरी। क्या? अभी आ रही हूँ मैं ना 10 बजे यहाँ। अरे मैं आर के ब्लॉक में हूँ, क्लास ले रही हूँ, अभी नहीं भेजना यहाँ पे, मेरे चैम्बर में ही रुको। ठीक है, सो अभी रुके यहीं पे, बाकी कल पढ़ें, ठीक है? तो कल हम आज हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन आप पढ़ के आएंगे, इसके अलावा आप बाकी सारा ये पढ़ेंगे और डाइजेस्टेंस भी पढ़ के आएंगे, ड्रग यूजेस डाइजेस्टेंस, क्योंकि वो बहुत सिंपल सा है, बहुत कॉमनली अपन खाते हैं, इसीलिए उसमें कई बार शॉर्ट नोट आता है। तो वी जस्ट डिस्कस दोस थिंग्स, यू विल टीच मी, मैं नहीं पढ़ाऊंगी ड्रग यूजेस डाइजेस्टेंस। आर्यन, नींद खुल गई है या अभी भी नहीं खुली है? नींद में हो तुम अभी भी? तो व्हाट ऑल वी हैव स्टडीड टुडे? सबसे पहले क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत कौन बताएगा? बोलो, थोड़ा सा तो बोलो। वेरी गुड। नहीं, पहले D2 में हम कुछ तो नाम बता दें। ऐसे बता दो, क्लास मत बताओ, ऐसे बता दो हमने जो पढ़ी D2 एंड अपने आज पढ़ी 2 हैं, D2 और 5-HT3, और तो कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। हाँ, और यस, ऑरेंज और बस, ठीक है, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट 5-HT3 एंटागोनिस्ट में बैठ जाओ। आप बोलो लास्ट, पीछे से लास्ट लड़का बोलो। आप दोनों लड़कियां खड़े हो जाओ, पीछे वाली।
बुक खोल के बैठे हो क्या तुम लोग? बुक ली हुई है? क्यों? कौन सी बुक है ये? शानबाग, एक तो इतनी बढ़िया किताब। तुम्हारा रोल नंबर क्या है? रेगुलर बैच के हो ना? यूजुअली रिमांड वाले तो फिर भी समझ में आता है कि भाई टाइम कम है तो अब हम केडीटी नहीं, तुम तो शुरू से यही हो। तो केडीटी तो रखी है ना, डस्टिंग होती है उसकी तो रोज, मिट्टी विट्टी आ जाए तो खुलती है क्या वो? तो शानबाग क्यों लाए हो? मेरी क्लास में प्लीज बुक मत लाया करो। लिखा तुमने कुछ या इसमें से ढूंढा? कहाँ लिखा? और शानबाग में क्या किया? अच्छा, वो बुक में से खोल के देख रहे हैं। बाकी तो बेवकूफ बैठे हैं ना यहाँ पे, इंटेलिजेंट तो आप लोग हो। चलो बताओ फिर बुक खोल के बोलो। शानबाग में प्लीज, शानबाग मत पढ़ो। तुम लोग वैसे बोलते हो हम कोई नहीं पढ़ते हैं, और देख लो अभी रंगे हाथों पकड़े गए हो। मत पढ़ो शानबाग। शानबाग से कोई ना एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट नहीं बनता, बिकॉज सीधे उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो शायद तुम्हें वो इजी लगता होगा कि अरे इतने पैराग्राफ कौन पढ़ेगा, पर उन पैराग्राफ से जब हम अपने पॉइंट्स निकालते हैं और जब हम उसे समझते हैं ना कि शुरू कहाँ से हुई है कहानी, तभी समझ में आता है। डायरेक्ट पॉइंट्स तो यू कांट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स कि सारे चैप्टर्स के पॉइंट पॉइंट हमने याद कर लिए, याद ही नहीं होंगे। समझोगे तभी अपन पॉइंट में लिख सकते हैं। प्लीज शानबाग नहीं पढ़ो। तुम पढ़ते हो शानबाग? तुम तो पढ़ते ही नहीं हो। 5:3 एंटागोनिस्ट का नाम बताओ। और क्या? ऑन्डेन सेट्रॉन के बाद डोला सेट्रॉन, और चार ही तो है, ग्रानी सेट्रॉन और पैलेनोसेट्रॉन। याद रखो, ठीक है? बैठ जाओ। ओके, पीटोक्लोप्रोमाइड कैसे काम करता है? विष्णु का है? शिव का है? विष्णु, छुप नहीं सकते हो तुम, खड़े हो, बोलो। शिव, क्या मैंने क्या पूछा बताओ ना, आंसर। हाउ डज इट एक्ट? मीटोक्लोप्रोमाइड कैसे काम करता है? अच्छा, ऑन्डेन सेट्रॉन बता दो। और वेरी गुड। और तो ये तो बताओ ना कैसे? बाय ब्लॉकिंग D2 receptors it removes the inhibitory effect of dopamine on acetylcholine in the enteric nervous system, ठीक है? और वो हो गया तुम्हारा प्रोकाइनेटिक। एंटीमेमेटिक इफेक्ट कैसे आता है?